नमस्कार। उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आज कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे सीएम धामी। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी आज कई सारे कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं। चुनौतियां, संकल्प, संभावनाएं कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम। राजभवन में नवनिर्मित भागीरथ उद्यान का शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शुभारंभ करेंगे। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज कई सारे कार्यक्रम में शामिल होंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी चुनौतियां, संकल्प, संभावनाएं कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राजभवन में नवनिर्मित भागीरथ उद्यान का शुभारंभ भी करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे शुभारंभ। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां मुख्यमंत्री आज कई सारे कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। जहां वो राजभवन भी पहुंचेंगे, वहां भी कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। इसी के साथ साथ चुनौतियां, संकल्प, संभावनाएं कार्यक्रम में भी शामिल होंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। कई सारे कार्यक्रम में आज सीएम शामिल होने वाले हैं, जिसको लेकर तैयारियां भी पूरी कर ली जा चुकी हैं। राजभवन में नवनिर्मित भागीरथ उद्यान का उद्घाटन भी वो करने वाले हैं। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कई सारे कार्यक्रम हैं। राजभवन में भी वो कार्यक्रम में शामिल होंगे और उद्घाटन करेंगे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे संवाददाता योगेश आर्य से। योगेश, जिस तरीके से मुख्यमंत्री के आज कई सारे कार्यक्रम हैं, किस तरीके का आज का उनका शेड्यूल है, कहां कहां वो पहुंचने वाले हैं, कहां कहां शिरकत करने वाले हैं? देखिए जी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आज कार्यक्रम की अगर हम बात करें तो वह सबसे पहले चुनौती, संकल्प और संभावनाएं एक कार्यक्रम में राजपुर रोड स्थित एक होटल में रखा गया है। में पहुंचेंगे और उस कार्यक्रम में करीब 11 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पर शामिल होंगे और उस कार्यक्रम में जिस तरह से इसका सीधा मोटिव रखा गया है कि चुनौती, संकल्प, संभावनाएं, इन तीनों ही चीजों पर जो है वहां पर मौजूद लोगों से बातचीत की जाएगी। इसके साथ साथ वहाँ जो अधिकारी होंगे उनसे भी जो है मंथन होगा कि किस तरह से जो आगे हम पॉलिसी लेकर आ रहे हैं उसको लेकर के किस तरह से चुनौती रहेगी, किस तरह के हमारे संकल्प है और संभावनाएं किस आने वाले वक्त में बन रही है, उन तमाम चीजों पर विषयों पर जो है चिंतन मंथन होना है। तो उसी को लेकर के कार्यक्रम जो है रखा गया है और कार्यक्रम में जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे तो निश्चित तौर पर वहां पर आने वाली चुनौतियों के बारे में भी बातचीत होगी। किस तरह से सरकार का जो संकल्प है और आने वाले वक्त में किस तरह की संभावनाएं रहने वाली है, उन तमाम विषयों पर जो है लोगों से बातचीत की जाएगी। तो इतना ही नहीं, वहाँ पर जो लोग उपस्थित होंगे, अधिकारी उपस्थित होंगे, वो अपनी ओर से भी जो है सुझाव प्रस्तुत करेंगे वहाँ पर कि किस तरह से हम आने वाले वक्त में किन चीजों में बदलाव कर सकते हैं, किस तरह की चुनौतियों का सामना करते हुए हमें क्या संकल्प लेना चाहिए और संभावनाओं को लेकर के भी ये कहा जाएगा कि आने वाले वक्त में हमें किस तरह की संभावनाएं व्यक्त हो सकती है और उनके लिए पहले से ही चुनौतियों को समझते हुए किस तरह से हमें काम करने की आवश्यकता है। इसके अलावा दूसरे कार्यक्रम की अगर हम बात कर ले तो दूसरा कार्यक्रम राजभवन में रहने वाला है। राजभवन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करीब 12 बजे के पहुंचेंगे और वहां पर भी जो अगर हम बात कर ले तो उसी कार्यक्रम में भी जो है क्योंकि वहां पर भगीरथ उद्यान केंद्र का जो शुभारंभ है वो होना है, तो उसके लिए भी वहां पर उपलब्ध होंगे, वहां पर जाएंगे और उसका उद्घाटन का जो है शुभारंभ करेंगे। तो निश्चित तौर पर इस कार्यक्रम है। इसके अलावा जो है उनके कैंप के अनारक्षित कार्यक्रम है जिसमें कुछ लोग उनसे मिलने के लिए आएंगे, जनप्रतिनिधियों से वो अपने कैंप कार्यालय पर मुलाकात करेंगे। तो यानी कि अगर कार्यक्रमों की बात करें तो उस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जो कार्यक्रम है वो रहने वाले हैं, उन कार्यक्रमों में जो आज वो शिरकत करेंगे। जी बिल्कुल योगेश, जिस तरीके से मुख्यमंत्री कई सारे कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं, जिस तरीके से आपने जानकारियां दी हैं, ऐसे में क्या कुछ वो खास भी ऐलान कर सकते हैं? जिस तरीके से आज से जीएसटी का जो नई स्लैब है उसका भी ऐलान हो गया है, आज से लागू हो जाएगी वो, तो ऐसे में मुख्यमंत्री की तरफ से कुछ और भी घोषणाएं की जा सकती हैं राज्यवासियों के लिए? देखिए जिस तरह से जीएसटी की आपने बात की, बिल्कुल जिन जीएसटी को लेकर के जो है कल से ही देखा जाए तो लगातार जो है तमाम कैबिनेट मंत्री हों या पुष्कर सिंह धामी हो, लगातार जो है इसको लेकर के लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं और सरकार की उपलब्धियों को बताने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त पर जो है इस लाल किले से बड़ा ऐलान किया था कि जो है दीपावली पर एक बड़ा तोहफा जो है वो देश की जनता को देने का काम करेंगे और जिस तरह से उन्होंने 2 स्लैब जो है जीएसटी की कदम करने का काम किया है, तो निश्चित तौर पर ये राज्य के लिए वही बड़ा तोहफा है कि लोगों को अब जो है चाहे वो छोटे व्यापारी हो, खुदरा व्यापारी हो, जो है बड़े व्यापारी हो या आम जनता हो, उनको कहीं ना कहीं इसका लाभ मिलेगा। कई जो सामान है उनमें जो है जीएसटी की जो स्लैब खत्म करने के बाद जो वृद्धि और कमी की गई है उससे कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर जो है फायदा और नुकसान दोनों देखने को मिलेंगे। तो नुकसान ये भी है कि जिस तरह से कुछ 48 के स्लैब में लेकर गए हैं, एक नया स्लैब लाया गया है तो उसमें कुछ चीजें महंगी हो जाएंगी, उसका जो है असर देखने को मिलेगा। लेकिन जो जरूरतमंद चीज है, जो रोजाना की जरूरत की चीजें है, वो बहुत
सस्ती हो जाएगी। 5% के स्लैब में उनको लाया गया है, जो परसेंट का स्लैब है उसमें कुछ चीजों को नीचे लाया गया है टाइप वालों को। तो यानी कि 2 स्लैब खत्म किए हैं, उनसे जो है काफ़ी लाभ जो है वो निश्चित तौर पर मिलेगा और उसका व्याख्यान वहाँ पर किया जा सकता है। इससे अलावा क्योंकि दीपावली का समय आने वाला है, तो राज्यवासियों के लिए एक बड़ी घोषणा भी वहाँ हो सकती है, ये माना जा रहा है, लेकिन संभावनाएँ व्यक्त है। उसके बाद देखना होगा कि आखिरकार इन सभी कार्यक्रमों में किस तरह के बातें रखी जाती हैं और किस तरह की जो है नई घोषणा उनकी ओर से की जाती है। जी बिल्कुल, धन्यवाद योगेश हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाल किले से किए गए ऐलान को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा बयान दिया। सीएम धामी ने देवभूमि की जनता की ओर से पीएम मोदी का आभार जताते हुए कहा कि 5 और 18% के 2 जीएसटी स्लैब का लाभ अब हर वर्ग को मिलेगा। उन्होंने साफ कहा है कि उच्च वर्ग से लेकर मध्यम वर्ग तक सभी को इसका सीधा फायदा होगा। सीएम धामी ने पीएम के स्वदेशी आह्वान को उत्तराखंड में आगे बढ़ाने का संकल्प लेते हुए बताया कि 22 से 29 सितंबर तक वो खुद राज्य के अलग अलग बाजारों में जाएंगे और लोगों को स्वदेशी अपनाने के लिए प्रेरित करेंगे। धामी ने दावा किया है कि इस फैसले के बाद 2 लाख करोड़ की जीएसटी में बढ़ोतरी होगी और उत्तराखंड में भी इसका सीधा लाभ मिलेगा। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की ओर से बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने 15 अगस्त को लाल किले से कहा था कि दीपावली से पहले देशवासियों को जीएसटी में छूट देकर 2 स्लैब बनाकर बड़ा राहत देने का काम होगा। प्रधानमंत्री जी ने बहुत पहले ही, क्योंकि नवरात्र के पहले दिन ही देशवासियों को ये सौगात दे दी है, जिसमें 5% का और 18% के अलग अलग स्लैब बनाए गए हैं। इसमें अधिकांश वस्तुएं जो हमारे सामान्य उपयोग की हैं, सामान्य वर्ग को, मध्यम वर्ग को और उच्च वर्ग को भी, सभी को इसका बहुत लाभ होने वाला है। साथ ही साथ स्वदेशी का जो आह्वान उन्होंने देशवासियों से किया है, वह भी आत्म भारत की एक बड़ी सीढ़ी है। हम सब लोग उत्तराखंड में भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस आह्वान को आगे बढ़ाएंगे और 22 तारीख से लेकर 29 तारीख तक एक न एक किसी बाजार में जाकर स्वदेशी वस्तुओं की खरीदारी करेंगे। और हमारे जो व्यापारी वर्ग हैं, उनकी भी लंबे समय से मांग थी, देशवासियों की भी मांग थी कि जीएसटी में ये रिबेट होना चाहिए, जीएसटी में एक रिवीजन होना चाहिए, जीएसटी में छूट होनी चाहिए। तो वो छूट हमको मिलने लगी है, कल से मिलने लग जाएगी। तो निश्चित रूप से ऐतिहासिक निर्णय है, क्रांतिकारी निर्णय है। इससे एक तो खरीदारी बढ़ेगी और खरीदारी बढ़ने से जो संभावना व्यक्त की जा रही है, 2 लाख करोड़ तक का जीएसटी का अधिक संग्रहण होगा। जीएसडीपी राज्य के अंदर भी बढ़ेगी, देश के अंदर भी बढ़ेगी और ये एक तरह से मैं कहूँ तो विक्रय उत्सव भी है। इसमें बड़ी संख्या में लोग चीज़ों को खरीदने वाले हैं और लेने वाले हैं। रविवार को राज्य स्तर की सीनियर खो खो डे नाइट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य के 10 जिलों की टीम प्रतिभाग कर रही है। प्रतियोगिता का शुभारंभ कालाडूंगी विधायक बंशीधर भगत ने खिलाड़ियों से परिचय कर किया। इस दौरान विधायक बंशीधर ने कहा कि इस तरह के आयोजन होते रहने चाहिए, इससे खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर प्राप्त होता है। उत्तराखंड स्टेट खो खो प्रतियोगिता हमारे कालाडूंगी क्षेत्र के चकलुआ क्षेत्र के देवीपुरा में संपन्न हो रही है। इसमें पूरे प्रदेश के बच्चे खो खो खेलने के लिए भागीदारी कर रहे हैं और स्थानीय हमारे कार्यकर्ता इस कार्यक्रम को करा रहे हैं। अब लगभग सभी जितने भाजपा के कार्यकर्ता हैं वो पूर्ण समर्पित भाव से इसमें लगे हैं। हरिद्वार में शारदीय नवरात्रि की शुरुआत में ही मंदिरों में भक्तों का उत्साह चरम पर है। ऐसे में प्राचीन माया देवी मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। वहीं मंदिर परिसर में विशेष पूजा और हवन का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि माया देवी मंदिर हरिद्वार का सबसे प्राचीन मंदिर माना जाता है।
इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज के दौर में भारत किसी भी देश से खेल में कहीं से भी पीछे नहीं है। 2014 में केंद्र में बीजेपी की सरकार बनने के बाद खेल को बढ़ावा देने के लिए कई तरह की नई योजनाओं की शुरुआत की गई, जिसका नतीजा ये है कि आज देश के कोने कोने में खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है और बेहतर खिलाड़ियों को मौका दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में खेलो इंडिया आंदोलन के तहत खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, खेलो इंडिया पैरा गेम्स और खेलो इंडिया विंटर गेम्स को वार्षिक राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं के रूप में स्थापित किया गया। पिछले 11 वर्षों में मोदी सरकार की शुरू की गई महत्वाकांक्षी योजनाओं के कारण भारत ने अपने खेल परिदृश्य में बदलाव किया है। जमीनी स्तर पर बुनियादी ढांचे के निर्माण से लेकर ओलंपिक पदक विजेताओं को समर्थन देने तक युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने देश में एक नए खेल युग को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत की लगभग 65% आबादी युवाओं की है, इसलिए सरकार ने खेलों को सशक्तिकरण और राष्ट्र निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में पहचान दी है। इसी वजह से खेल मंत्रालय का बजट 2014-15 में पहले जहां 1643 करोड़ था, वो 130% 9% बढ़कर 2025-26 में रिकॉर्ड 3794 करोड़ हो गया। इस बदलाव का केंद्र बिंदु 2016-17 में शुरू किया गया खेलो इंडिया कार्यक्रम है। नवीनतम बजट में आवंटित 1000 करोड़ के साथ इसने 1000 से ज्यादा प्रशिक्षण केंद्रों के निर्माण में मदद की है। 326 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है और कोचिंग और वित्तीय सहायता के जरिए लगभग 2845 एथलीटों को तैयार किया है। खेलो इंडिया गेम से उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 2018 से 17 संस्करणों में 50,000 से अधिक एथलीट भाग ले रहे हैं। प्रतिभा की पहचान को तेज किया गया है। 9 से 18 वर्ष की आयु के युवा प्रतिभागियों की खोज के लिए AI आधारित प्रोटोकॉल का उपयोग करने वाला एक डेटा संचालित कार्यक्रम है। उच्च स्तरीय स्तर पर टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम यानी कि टॉप्स ने भारत के ओलंपिक और पैरा ओलंपिक चैंपियनों का समर्थन किया है और मुख्य एथलीटों को अनुकूलित प्रशिक्षण और मासिक भत्ते प्रदान किए हैं। भारत ने टोक्यो 2020 में 7 और पेरिस 2024 में 6 पदक जीते, जबकि पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों ने पेरिस में रिकॉर्ड 29 पदक जीते हैं। 2019 में शुरू किए गए फिट इंडिया मूवमेंट ने सामूहिक भागीदारी कार्यक्रमों, ऑनलाइन अभियानों और पारिवारिक जुड़ाव सत्रों के माध्यम से फिटनेस की संस्कृति को और बढ़ा दिया है। इसके अलावा 2000 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज ने जम्मू और कश्मीर में खेल बुनियादी ढांचे को मजबूत किया है, जबकि नेहरू युवा केंद्र संगठन के तहत कार्यक्रमों ने 623 जिलों में युवाओं को सशक्त बनाया है। गांव स्तर की प्रतिभाओं से लेकर अंतर्राष्ट्रीय पोडियम तक भारत का खेल परिस्थिति तंत्र अब पहले से कई अधिक समावेशी, मजबूत, प्रदर्शन आधारित है। जैसे जैसे देश 2036 के ओलंपिक और उससे आगे की ओर देख रहा है, ये पहल एक स्पष्ट दृष्टिकोण को दर्शाती है। भारत को दुनिया के शीर्ष 10 खेल राष्ट्रों में से एक बनना है। उत्तराखंड के अलग अलग इलाकों में हुई अतिवृष्टि से सड़कों की संख्या में सड़क बंद हैं। चंपावत के लोहाघाट में कुछ सड़क क्षतिग्रस्त हो गई हैं। लोगों का कहना है कि लोहाघाट डिग्री कॉलेज गंगनौला सड़क में कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन किसी भी अधिकारी का इस ओर ध्यान नहीं है। देखिए रिपोर्ट। चंपावत में लोहाघाट डिग्री कॉलेज से गंगनौला, गौड़ी और किमतोली जाने वाली सड़क पर कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। इस सड़क पर तलोन से आगे कलमठ क्षतिग्रस्त होने से सड़क अंदर तक खोखली होकर हवा में लटक गई है, जिस कारण कभी भी हादसा हो सकता है। लोगों ने बताया कि सड़क को क्षतिग्रस्त हुए 7 से 8 महीने हो चुके हैं। इस बरसात में सड़क दीवार गिरने से और भी ज्यादा क्षतिग्रस्त हो चुकी है। ये सड़क चंपावत के साथ साथ किमतोली क्षेत्र को भी जोड़ती है, पर लोक निर्माण विभाग लोहाघाट के द्वारा मामले को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। आज हम लोगों ने जो लोहाघाट यहाँ हमारा डिग्री कॉलेज से लेकर मेलकुना गंगनौला रोड पर हमने सर्वे किया और जगह जगह हमने पाया कि कई ऐसे डैमेज मिले हमको जो बिल्कुल इतने ख़तरनाक हैं, कभी भी हादसा हो सकता है। आज जहाँ पर खड़े होकर हम एक वीडियो बना रहे हैं, ये एक पुलिया है, इस कबर है, ये इतना डैमेज हो चुका है कि स्थानीय लोगों से बातचीत करी, इसको करीबन 8-9 महीने करीब साल मान लीजिए। यहाँ पर यदि कोई अनजान व्यक्ति
या अनजान गाड़ी कोई लोडिंग आ जाएगी तो वो दुर्घटनाग्रस्त जरूर होगी। इस रोड पर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। हमें शासन प्रशासन से एक शिकायत है, ना तो वह सीज़न शुरू होने से पहले, ना तो वह बरसात शुरू होने से पहले नालियों का रखरखाव करती है, ना बरसात या आपदा होने के बाद कोई ऐसा सर्वे करती है कि जिसके द्वारा उसे पता चल सके कि कहाँ पर ऐसा डैमेज है जहाँ जान माल की हानि हो सकती है। चाहेंगे शासन प्रशासन से हम एक बात ज़रूर कहेंगे, यदि आपके पास काम ज़्यादा हैं तो उन कामों को पहले करें जिसमें जान माल की हानि हो रही है। ग्रामीणों ने इसे विभागीय लापरवाही बताया है। सामाजिक कार्यकर्ता राजू भैया ने जिला प्रशासन व लोक निर्माण विभाग लोहाघाट से तत्काल तलोन के पास हवा में लटकी सड़क पर सुरक्षा दीवार का निर्माण कर संभावित दुर्घटना को रोकने के साथ अन्य स्थानों पर भी सुधारीकरण की मांग की है। उन्होंने कहा कि अगर इस स्थान में कोई भी दुर्घटना होती है उसकी पूरी जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग लोहाघाट की होगी। इसकी जल्दी जल्दी सुविधा होने से आदमी को खतरा न हो, और जो दिखाई देता है अब अनजान जगह में तो कहाँ से होगा। सामने वाली चीज़ है तो जल्दी सरकार ने भी क्या, प्रशासन ने थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि जल्दी हो। कितना समय हो गया इसको? ये तो हो गया, इसको तो 6-7 महीना हो गया। 7 महीना। तो मतलब कभी भी दुर्घटना हो सकती है। हाँ, दुर्घटना की इसमें बहुत ही संभावना है। तो शासन प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? शासन प्रशासन से यही गुजारिश है कि हमारी जल्दी से जल्दी देखभाल करें, हैं काम जल्दी दें ताकि दुर्घटना है। हाँ, दुर्घटना बचें दुर्घटना से। ठीक, नाम क्या आपका? मेरा नाम अमर राम हुआ। ठीक। इधर गांव? इधर क्वाटी गल्ला गाँव। ये तो बहुत ही खतरा हो रहा है साहब यहाँ। ये करीब हो गया, इसको 5-6 महीने हो जाते हैं। कहना चाहेंगे? ये कहना चाहते हैं कि समय रहते ही इसका अगर वो ठीक नहीं किया जाए तो इसमें जान माल का खतरा है। मामले में लोक निर्माण विभाग लोहाघाट के अधिशासी अभियंता हितेश कांडपाल ने बताया कि मामला उनके संज्ञान में आ चुका है। तलोन में जल्द सड़क पर सुरक्षा दीवार लगाई जाएगी और अन्य स्थानों के लिए एस्टीमेट बनाकर शासन को भेज दिया जाएगा। धनराशि स्वीकृत होते ही सुरक्षा दीवार निर्माण का कार्य प्रारंभ किया जाएगा। लोहाघाट से लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। उधम सिंह नगर के जसपुर में जनता ने अपनी आपबीती बताई है, जहां स्टेडियम को लेकर राजनीति हो रही है। जसपुर में अब स्टेडियम निर्माण को लेकर भाजपा और कांग्रेस आमने सामने आ गए हैं और स्टेडियम निर्माण के लिए अब सियासी माहौल गरमाने लगा है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस खास रिपोर्ट में। उत्तराखंड में जब कांग्रेस की सरकार थी तब जसपुर क्षेत्र में स्टेडियम के निर्माण की मंजूरी दी गई और भूमि पूजन होकर 1 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से 4 दीवारी का निर्माण कार्य भी हो गया था। लेकिन उसके बाद प्रदेश में भाजपा सरकार आने के बाद स्टेडियम को निरस्त कर दिया गया और अब फिर से एक बार स्टेडियम निर्माण को लेकर सियासी माहौल गर्मा गया है। स्टेडियम सहित 5 सूत्री मांगों को लेकर कांग्रेस विधायक ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा, तो उसके 2 दिन बाद पूर्व विधायक शैलेंद्र मोहन सिंघल ने खिलाड़ियों के साथ 1 दिन का उपवास कार्यक्रम किया और उसके बाद शनिवार को कांग्रेस मांगों को लेकर जन आक्रोश रैली निकाली। देखो, स्टेडियम का मामला तो काफ़ी समय से चल रहा है और हमारे पूर्व विधायक जी मेहनत कर रहे हैं इस मामले में और वो मुख्यमंत्री से मिल के भी आए इस मामले में। तो हो सकता है बहुत जल्दी स्टेडियम का काम हो जाए जसपुर के अंदर। ये जसपुर का सौभाग्य होगा अगर स्टेडियम बन गया तो। नई जनरेशन को एक नई दिशा भी मिलेगी और लोग इसमें महत्वपूर्ण तरीके से खेल में हिस्सा भी लेंगे। हमारे जो आजकल नई जनरेशन हमारी नशे की तरफ को भाग रही है उससे भी बचेंगे। हमारे पूर्व विधायक जी स्टेडियम को लेकर लगे हुए हैं और वो हो सकता है काम इसमें करा देंगे। स्टेडियम हमारा बनेगा और जसपुर को एक सौभाग्य मिलेगा स्टेडियम का। जसपुर के पूर्व विधायक शैलेंद्र मोहन सिंघल ने कहा कि 2014 में हरीश रावत सरकार ने स्टेडियम की मंजूरी दी थी और सूत मिल में 8 एकड़ भूमि स्टेडियम के लिए चिन्हित की गई थी। उसके बाद भाजपा सरकार आई, जिसके बाद सिडकुल ने स्टेडियम की जमीन वापस ले ली और कहा कि स्टेडियम के लिए हम जमीन नहीं दे सकते। उन्होंने कहा कि ये बात मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाई गई है, तो मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि जसपुर में स्टेडियम बनेगा। जब मैं विधायक था 17 नवंबर 2014 को तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत जी द्वारा
यहाँ जसपुर में स्टेडियम की शिलान्यास किया गया था। उस समय ये जो सूत मिल जिसको सिडकुल ने अधिग्रहण कर लिया था, उसकी 8 एकड़ भूमि स्टेडियम के लिए चयनित कर दी गई थी। और उसके बाद उसकी बाउंड्री भी हुई, पैसा दिया गया सिडकुल के माध्यम से। और मैं विधायक नीरा, तो ये जो योजना थी वो लुप्त हो, सिडकुल ने धीरे धीरे वो जमीन वापस ले ली। और सिडकुल का कहना यह है कि स्टेडियम के लिए हम जमीन नहीं दे सकते। ये बात मैंने मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाया। और जब पिछले साल मुख्यमंत्री जी आए थे तो उन्होंने मुख्यमंत्री घोषणा की थी कि यहाँ पर जसपुर स्टेडियम बनेगा। स्थानीय लोगों का कहना है कि स्टेडियम निर्माण की चर्चा तो उत्तराखंड राज्य बनने से पहले की जा रही है, लेकिन अब तक इसे लेकर ज्यादा काम नहीं हुआ है। लोगों का कहना है कि अगर स्टेडियम होता तो सेना के लिए तैयारी कर रहे युवाओं को सबसे ज्यादा फायदा होता। प्रदेश में भाजपा सरकार हो या कांग्रेस सरकार हो, दोनों से निवेदन है जसपुर के युवाओं के भविष्य के लिए यहाँ स्टेडियम का होना अति आवश्यक है। स्टेडियम की मांग तो उत्तराखंड राज्य बनने से ही आ रही है, हमारे सामने बहुत बड़ी दिक्कत है। और मेरे को यहाँ 30 वर्ष हो गए सर, मैं भारतीय सेना के लिए बच्चे तैयार करता हूँ इसके एथलीटों के लिए। दिक्कतों वाली बस जहाँ तक समस्या था, स्टेडियम होता सरकार का, वहाँ सारी चीजें सरकार के अंडर में होती हैं, बच्चों के आई कार्ड बनते हैं, सब चीज होती है, तो बच्चा डिसिप्लिन में रहता है। यहाँ पर हम लाला सुभाष प्रबंधक जो बीएसवी इंटर कॉलेज के, उनसे निवेदन करके और ये कॉलेज खुलवाते हैं सर जी हर वर्ष। और हम बच्चों की तैयारी करते हैं। जब मार्च में एग्जाम होते हैं तो हमें बड़ी दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। उस एक मंथ हम बड़े परेशान रहते हैं सर जी। तो सरकार कोई भी हो सर, मैं कह रहा हूँ जैसे सरकार ने समय हर विभाग में स्पोर्ट्स कोटा निश्चित कर रखा है, यदि जसपुर में स्टेडियम बनता है, सरकार कांग्रेस या बीजेपी, मेरा दोनों से निवेदन है, कोई भी किसी भी कांग्रेस के नेता हो या बीजेपी के, जसपुर के युवाओं के भविष्य के लिए यहाँ स्टेडियम का होना अति आवश्यक है सर। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी ये बात ऊपर तक पहुंचे और जसपुर में जसपुर ही ऐसा कुमाऊं का पहला द्वार है जहां पे स्टेडियम नहीं है सर और रोडवेज नहीं है। हाँ देखो, हम अपने आप ही मेहनत करते हैं, अपने आप ही ग्राउंड की तैयारी कर रहे हैं और लड़के हमारे खूब तेज़ी से लगे हुए हैं। नई जनरेशन है और सोचना है इस चीज़ के बारे में कि हमारे जो बच्चे हैं वो आगे बढ़ें खेल उल के। इस चीज़ की लगे अभी तक तो ग्राउंड की कोई सुविधा हो नहीं पाई, अपने हाथ से ही करते हैं। जब भी देखो इधर गड्ढों में भी पानी है, इधर पिच में भी है, ये अपने आप ही करा रहे हैं। दोस्ती समाज क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा है, ये बाहर की टीमें आ रही हैं, यूपी की और उत्तराखंड की भी टीमें हैं इसके अंदर। जनता का कहना है कि यहाँ स्टेडियम का होना जरूरी है और पूर्व विधायक मुख्यमंत्री से मिलकर भी आए हैं और उम्मीद है बहुत जल्दी स्टेडियम का काम हो जाएगा। अगर स्टेडियम बन जाता है तो ये जसपुर के लिए सौभाग्य होगा, जिसके बनने के बाद युवाओं को नई दिशा भी मिलेगी और खेल में खिलाड़ी हिस्सा भी लेंगे। और आज जो युवा नशे की तरफ भाग रहे हैं उससे भी बचेंगे और स्टेडियम के लिए प्रयास चल रहे हैं। जसपुर से वसीम अहमद की रिपोर्ट।